आज सुबह जब हम उठे तो एक बहुत ही खौफनाक खबर पूरी दुनिया के ऊपर जिसको एक ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर लिया गया वो ये है कि हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया को टारगेट किलिंग के जरिए हलाक कर दिया गया। ईरान के अंदर वो मौजूद थे। वहाँ पे ईरानी सदर की जो तकरीब हलफ बरदारी थी उसमें शामिल होने के लिए वो मौजूद थे। तकरीब के अंदर शामिल हुए। उसके बाद वहीं पे जो है बताया जाता है कि जो गवर्नमेंट के किसी गेस्ट हाउस के अंदर वो रात को मौजूद थे और उनको मिसाइल हमले के जरिए टारगेट किया गया है। जब ये खबर ब्रेक हुई और पूरी दुनिया के जो मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उन्होंने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया। सबसे पहले नाजरीन अल जज़ीरा की खबर के ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान पड़ा। हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिया असैसिनेटेड इन ईरान, ये आप देख सकते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम ने भी इस खबर को ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर चलाया। इस्माइल हनिया ए टॉप हमास लीडर इज डेड एट 62। उसके बाद हमास लीडर इस्माइल हनिया किल्ड इन ईरान स्टॉकिंग फियर्स ऑफ वाइडर मिडल ईस्ट वॉर। ये रॉयटर्स की है। रॉयटर्स बुनियादी तौर पर ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इस वक्त जो मिडल ईस्ट के अंदर फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, इस वाक़े के बाद ख़दशा है कि वो मज़ीद फैलेगा, बढ़ेगा। BBC ने भी इस खबर को कवर किया। उसके बाद AP देख लें, बिल्कुल उसी तरह हमास लीडर इस्माइल हनिया इज किल्ड इन ईरान बाय एन alleged Israeli strike threatening escalation. The Times of Israel, Hamas leader इस्माइल हनिया assassinated in Tehran, मिसाइल स्ट्राइक के अंदर। उसके बाद ये जो जब ईरान से खबरें आ रही हैं कि इसराइल से खबर आ रही है, इसराइल ने अभी इस सारी स्टोरी के ऊपर कमेंट नहीं किया कि किसी ने जिम्मेदारी ली है या नहीं ली। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। जो ही ये खबर आई और पूरी दुनिया के जो दारुल खिलाफे हैं वहाँ से इस खबर को जो कंडेम किया गया। सबसे पहले नाजरीन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस खबर को लेके एक प्रेस स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस ने इशू की है। पाकिस्तान कंडेम्स द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हनिया, द चीफ ऑफ द पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ हमास इन तेहरान टुडे। उसके बाद फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि वी एक्सटेंड आवर कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली एंड द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। Pakistan condemns terrorism, all its forms, and the manifested, including extrajudicial and extraterritorial killings, irrespective of the motives. We are deeply shocked by the timing of this reckless act, coinciding with the inauguration of the President of Iran, an event attended by several foreign dignitaries, including the Deputy Prime Minister of Pakistan, Ishaq Dar Saab भी नाज़रीन वहाँ पे मौजूद है। Pakistan views serious concerns इस सारी सूरत-ए-हाल को लेके the growing Israeli adventurism in the region. Its latest acts constitutes a dangerous escalation in an already volatile region and undermine efforts for peace. ये नाज़रीन उसके बाद जो कतर की तरफ से कतर की हुकूमत की तरफ से इसको कंडेम किया गया है। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान साहब जो कतर की फॉरेन एम्बेसी की तरफ फॉरेन ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉलिटिकल असैसिनेशंस एंड कंटिन्यू टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस इन गजा व्हाइल टॉक्स कंटिन्यू lead us to ask how can a mediation succeed when one party assassinates the negotiations on the other side. Peace needs serious partners and a global stance against the disregard for human life. मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ये प्राइम मिनिस्टर हैं कतर के, उनकी तरफ से आए। रशिया ने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स के अंदर इस वाक़े के ऊपर कंडेमनेशन इशू की है। इसी तरह जनाब आला चाइना को अगर आप देखें, चाइना कंडेम्स असैसिनेशन ऑफ द हमास लीडर इस्माइल हनिया इन ईरान। वी आर डीपली कंसर्न्ड दैट द इंसिडेंट मे लीड टू फर्दर इंस्टेबिलिटी इन द रीजनल सिचुएशन। चाइना ये कह रहा है कि पैलेस्टीन का जो इशू है ऑलरेडी वहाँ पे हालात आप देख रहे हैं नाजरीन। चाइना का खदशा है कि इस वाक़े के बाद वहाँ पे हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद तेहरान टाइम्स की तरफ से आयतुल्लाह खamenei वो टफ पनिशमेंट ऑफ द इजराइल फॉलोइंग असैसिनेशन ऑफ हमास लीडर। तेहरान की तरफ से उनके जो रूहानी लीडर हैं उन्होंने ये सुप्रीम लीडर उन्होंने ये कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। ये तो नाजरीन आ गई। उसके बाद अल अरेबिया न्यूज़, हमास ऑफिशियल सेज हानिया असैसिनेशन विल नॉट गो अनपनिश्ड। अब सबसे ज़्यादा नज़रें जो थी अमेरिका के रिएक्शन के ऊपर थी कि अमेरिका इस हवाले से क्या कहेगा। अमेरिका ने ये कहा है कि टोनी ब्लिंकन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये फरमा रहे हैं
कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ये वाक़या क्यों कर हुआ, कैसे हुआ। यूएस किसी भी तरह से, अमेरिका इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो तासुर पाया जाता है वो यही है कि इसके पीछे इजराइल शामिल है। एक जो तबसरे छप रहे हैं मुख्तलिफ, मैं देख रहा था वेबसाइट के ऊपर, कि जिस प्रिसीजन के साथ ये टारगेट किलिंग की गई है और जिस अंदाज से और जिस ब्रेजन अंदाज से ये टारगेट किया गया है, इसके पीछे कोई ज़ाहिर आम कोई टेररिस्ट ग्रुप तो शामिल हो नहीं सकता। तो ये नाज़रीन वाक़या है। हम क्विक कमेंट्स चौधरी साहब आपसे लेके मैं शुरू करता हूँ। इस वाक़े को अगर आप देखते हैं तो हाउ डू यू सी लाइक रीजन के अंदर ऑलरेडी वोलेटाइल सिचुएशन है पैलेस्टीन को लेके। ईरान के अंदर नए नए सदर आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि को लग रहा था कि शायद वो चाइनीज़ कोशिश कर रहे थे, उन्होंने हमास और अल फतह को आपस में बिठाया था ताकि पैलेस्टीन के अंदर ताकि एक ही अथॉरिटी सामने आए और वो आगे ये मामला को लेके चलें। गज़ा के अंदर सीज फायर के हवाले से कतर भरपूर कोशिश कर रहा था और इस्माइल हनिया कतर के अंदर ही बेस्ड है। तो ये सारे एफर्ट्स हैं जो हो रहे थे, लगता है उसको सबूटाज करने की एक कोशिश की गई है और कामयाब कोशिश मुझे लग रहा है। इस्माइल हानिया जो एक बहादुर मुजाहिद आदमी था, अपनी कॉज के लिए लड़ रहे थे ये लोग, और जिस कौम ने पिछले साल से भी कम अरसे में 40,000 शहदा को दफन किया है और 3 गुना और मेरा ख्याल ज़ख्मी होंगे, और ये सिलसिला रुका नहीं है। और पूरी दुनिया उन यानी जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ईसाई यहूदी, वो इकट्ठे हैं और उनका कत्लेआम हो रहा है और हम जो है बैठे खामोश तमाशा ही हैं। और सबसे बड़ी और बुरी चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी है और यानी मतलब है कि वहाँ किसी का महफूज रहना बस ये है कि उसकी बारी नहीं आई। जिस मुल्क का सदर जो है दिन दिहाड़े हेलीकॉप्टर 3 उड़ रहे हों और सिर्फ उनका ही गिराया जाए या गिर जाए तो उससे आप, और अब ये जो इनका यानी उनके दारुल हुकूमत में बेईमाना यानी शदीद यानी किस्म की दहशत गर्दी और गुंडागर्दी और बैन अवी यानी जंग का एक नया यानी बाज़ार खुल गया है। तो ईरान के अंदर इस तरह का वाक़या जो है इस बात की दलालत करता है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ ईरान के ऊपर मज़ीद हमले और मज़ीद इस तरह के वाक़यात होंगे, बल्कि सारे अरब और इसराइल के अंदर भी बहुत सारे वाक़यात को यानी ये इनवाइट किया गया है और कोई भी इसकी किसी सूरत में भी हमायत नहीं कर सकता। और ईरान को भी अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को, सिक्योरिटी सिचुएशन को दोबारा विज़िट करना पड़ेगा और इर्द गिर्द जो दहशतगर्दी फैली हुई है इसमें भी इन मुल्कों को पाकिस्तान का हिस्सा और साथ देना चाहिए, जो कि अपने आप को खामोश तमाशाई बना के बैठे हुए हैं। और इसमें यह भी अभी तक समझ नहीं लग रही कि उनको यानी दुश्मन को इस्माइल हानिया की ईरान और तेहरान जो उनका बहुत बड़ा सबसे बड़ा शहर भी है, कैपिटल भी है, वहाँ उनको वो लोकेशन भी किसने दी है, यानी तो बहुत ही खौफनाक है। काफी ज्यादा जो जाविये हैं, जो पहलू हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ईरानी गवर्नमेंट के ऊपर ये सबसे बड़ी जो नए उनके प्रेसिडेंट है ये उनके ऊपर एक बड़ा फर्ज है कि वो इन्वेस्टिगेट करें। टाइमिंग हसन, टाइमिंग देखें कितनी ज़बरदस्त और उन्होंने चुनी है। एक नया सदर आ रहा है, उधर कोशिश हो रही है जो है पैलेस्टीन के अंदर हमास और अल फतह को इकट्ठा करने की। चाइना ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। गज़ा के ऊपर जो सीज़ फायर है, प्रेशर बढ़ रहा है सारी दुनिया की तरफ से और ये वाक़या हो जाता है। देखिए, प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा। ये असैसिनेशन से कोई प्रेशर कम तो नहीं होगा, आप ये बताएं कि। लेकिन अब हाँ, जो 2 स्टेट के हवाले से जो ये इनका ये 2 रियासतों के क़याम के हवाले से जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा था जिसके ऊपर बात हो रही थी, वो मामला जो है वो सबटॉज होता नज़र आ रहा है। अब यकीनी तौर के ऊपर जो आलमी दुनिया में बिलखुसूस जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इस असैसिनेशन को जो है वो मर्डर ले रही है, क्रिमिनल जो है वो एक जंगी जराइम के तौर पर ले रही है, एक आलमी जो है वो जुर्म करार दे रही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अब ये देखना है कि इसकी डिटर्मिनेशन होनी है कि कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करता है।
वैसे तो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो तो इसराइल की तरफ जो है वो तमाम चीज़ों का रुख जा रहा है, क्योंकि हमास की जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है या दुश्मनी है या जिसके साथ डिस्प्यूट है वो तो जो है वो इसराइल है। और दूसरा देखें, आप देखें कि मस्जिद अक्सा को देख लें, आप जो है वो गजा स्ट्रिप को देख लें, ये जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पर तो उसकी जहरियत 1 साल से चल रही है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। तो अब उसको मजीद जो है वो प्रोवोक किया है। अब हमास ने कहा है जी कि हम इसका बदला लेंगे, इधर से ईरान कह रहा है जी कि हमने इस चीज़ को ऐसा छोड़ना नहीं है, हमारी सरजमीन के ऊपर एक कत्ल हो गया है। तो अब सिचुएशन जो है वो एस्केलेट कर रहा है। अच्छा, एस्केलेशन जो होनी है ये किस सिमत में बढ़नी है? क्या इसमें इसराइल को टारगेट करेंगे या इसराइल के दोस्तों को टारगेट करेंगे? अब सवाल ये है। काफ़ी वोलाटाइल सिचुएशन हो गया। नकी साहब, ये हनिया साहब जो है वो चीफ नेगोशिएटर थे अमन के लिए। वो ही यूज्ड टू ट्रैवल बिटवीन कतर एंड टर्की के दरमियान वो कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और इस दौरान ये सारे का सारा वाक़या हो जाता है। वो जो रचौई साहब ने बात की, ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं ईरान के ऊपर कि नोइंग द फैक्ट कि जी एक शख्स है, ये आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम के अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है कि वो ही वॉज चीफ नेगोशिएटर पीस के लिए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि नोइंग द फैक्ट के उनके पीछे लगे हुए थे ये काफ़ी अरसे से इसराइलीज़, वो आते हैं और ऐसे मौके के ऊपर आते हैं कि एक वाटर टाइट सिक्योरिटी है तेहरान के अंदर, और पता भी है एक प्राइम सस्पेक्ट है, फिर भी ये सारा वाक़या हो जाना मतलब काफ़ी शक की नज़र से देखा जा रहा है कि भी इसके अंदर कोई इनसाइड जॉब है, कोई आउटसाइड जॉब है। अभी तक वैसे किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हवाले से एक्सेप्ट नहीं की। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये इनकी शहादत जो है एक बहुत बड़ा नुकसान है और इसका रद्द अमल भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये कहना भी अभी बड़ा प्री मैच्योर होगा। अभी इस सिलसिले में किसी भी हुकूमत का, किसी भी रियासत का, किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया है, और हमारे टेलीविज़न चैनल्स ने अभी से फैसला करना शुरू कर दिया है कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है, और किस पे उंगलियां उठ रही हैं और किस पे उंगलियां नहीं उठ रही हैं। जी।